आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। दरअसल उस दिन हुआ क्या था कि पीएससी-पीटी का क्वेश्चन बनाते बनाते वीडियो ड्यूरेशन टाइम लंबा हो गया था, इसलिए आज फिर से उसी पार्ट का वीडियो फिर से लाया हूँ। चलिए बिना देर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 का प्रश्न कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। अकबर का शासन था और अकबर के शासन के टाइम में जो बिहार था वो कितने सरकारों में विभाजित था। तो ए 4, बी 6, सी 7, डी 9, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी 7। मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर दिया और 1576 ईस्वी तक पटना पर अधिकार कर लिया। 1580 ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सरकारों में बांटा हुआ था। चलिए पढ़ते हैं। किसी की शोहरत के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत होती है। देखिए 29 का सवाल, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। ए मजलिस ए खास, बी मजलिस ए खलवत, सी बार ए खास, डी बार ए आजम। तो ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा बी मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत की जहां बैठक होती थी उसे मजलिस ए खास कहा जाता है। बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था और बार ए आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। बिना विलंब का नजर दौड़ाइए 30 नंबर के प्रश्न पर। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था। अब अकबर जो काम किए थे वो काम की देखना है कि सबसे अंत में इसमें से कौन सा काम किया गया था। ए में है राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया, बी में है दीन ए इलाही की स्थापना की और सी में है मजहर की घोषणा, डी में है इलाही संवत की शुरुआत, ई में है या तो कोई नहीं या तो एक से अधिक होगा। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ए राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। ये सबसे अंत में ये काम किया। देखिए इसका हम इसमें बोल देते हैं मजहर की जो घोषणा किया, मजहर की घोषणा जो सी में है ये हुआ था 1579 ईस्वी में। अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। और दीन ए इलाही की स्थापना जो बी नंबर में है, दीन ए इलाही का स्थापना ये 1582 ईस्वी में किया गया था। और अब देखिए इलाही संवत की शुरुआत जो डी में है ये 1583 ईस्वी में किया गया। और उसके बाद ए में है राजधानी लाहौर बदलना, स्थानांतरित किया, ये 1585 में। तो हुआ ना अंत में यही काम हुआ कि राजधानी लाहौर ले जाया गया। 31 का प्रश्न है कि निम्नलिखित वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, जो गद में भी मिलेगा और पद में भी मिलेगा। तो ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधियों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। अब 32 का देखिए कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से देखिए ए बी सी डी है, इसमें से कह रहा है कि कौन है ऐसा जो उसका मेल नहीं है। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती अक्सर वही लोग हैं जो दुनिया की हिस्ट्री बदल के रखते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। अब देखिए 32 में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ शासक है। नासिक अभिलेख, ए में है नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र बलश्री, पूरा सुमेलित है 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बी में है देवपाड़ा अभिलेख, इसमें कौन है विजय सेन, विजय सेन बंगाल का, ये भी सुमेलित है। सी में है जूनागढ़ अभिलेख, स्कंद गुप्त, ये भी सुमेलित है। डी में है ग्वालियर अभिलेख और ये प्रतिहार नरेश भोज
और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका मतलब ये चारों सुमेलित है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 32 का ई नंबर आंसर होगा। 34 का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 33 का, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरनयनी कहा गया है? हिरनयनी कहा गया है। ए सरस्वती नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलज, डी यमुना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बी सिंधु, इंडस। ऋग्वेदिक कालीन सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनयनी कहा गया था, जबकि इस काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, जिसे मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। देखिए अब बढ़ते हैं 34 के सवाल की तरफ। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जो भगवान महावीर था उसका प्रथम अनुयायी कौन था? ए तिस्सगुप्त, बी स्थूलभद्र, सी जमाली, डी सुधर्मन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सही जवाब हो जाएगा सी जमाली। भगवान महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वह जमाली था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। बाद में जमाली का क्रियामूलक सिद्धांत के कारण महावीर स्वामी से मतभेद हो गया। इसके बाद जमाली ने एक सिद्धांत बहुत्तरवाद का प्रतिपादन किया था। देखिए 15 का सवाल कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अब गलत ढूंढने कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसमें से क्या सही नहीं है। तो ए प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी, और बी है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सी हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, और डी समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की। ई एक उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका सही जवाब 35 का होगा सी हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, अतः सी गलत है। जो हरिसेन था ना, चंद्रगुप्त का क्या था, ये राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि नहीं था, चंद्रगुप्त का राजकवि था, प्रथम का। अन्य सभी कथन सही है। 36 का सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी धर्मपाल, सी कुमारगुप्त द्वितीय, डी गोपाल, कोई नहीं या एक से अधिक। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नालंदा पूर्व मध्यकाल में प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 37 में देखिए, मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता है। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता? ए ब्राह्मणों का एक गांव, बी सेना प्रमुख को दी गई उपाधि, सी व्यापारियों का आश्रय स्थल, डी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा डी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, क्योंकि ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व एवं अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। 38 का सवाल है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? ए यज्ञश्री सातकर्णी, बी वशिष्ठ पुत्र पुलवर्मी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन प्रथम, ई में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी, ए नंबर सही है। सातवाहन वंश के शासक यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था। इसने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। 39 का सवाल है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है, बी में राजधानी है। ए जो अंग है महाजनपद, उसकी राजधानी कहाँ है? चंपा। बी में मगध, राजगीर, काशी, वाराणसी। बी में मगध है और राजगीर है। सी में काशी तो उधर वाराणसी, इधर डी कौशल तो श्रावस्ती।
तो 39 का जो है ना सही जवाब हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? कौशल। हाँ, तो कौशल जो है ना श्रावस्ती, ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि उपरोक्त सभी महाजनपद क्या है? सही है। तो इसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी महाजनपद की राजधानी सही सुमेलित है, अतः सही उत्तर क्या होगा? ई हो जाएगा। सॉरी सॉरी, कौशल भी सही है। ए जो है, ए बी सी डी सबका जो है सुमेलित सही है, कौशल का श्रावस्ती होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ई उपयुक्त में से, उपयुक्त में एक से अधिक, इसका ई नंबर आंसर होगा, एक से अधिक। 40 का क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? ए वैशाली, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्र, डी श्रावस्ती। और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 40 का जो है सही आंसर हो जाएगा ए वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में कालशोक के समय में हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया।